हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द केमिस्ट्री जिंदाबाद चैनल। और आप सभी का स्वागत है यहाँ पर एक और नए पॉडकास्ट में। आज के अपने नए पॉडकास्ट का टॉपिक है ईथर। आज अपन ईथर का पॉडकास्ट देखेंगे, पूरा एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड। यहाँ पर मैं ईथर का आपको पॉडकास्ट एनसीईआरटी कथा के फॉर्म में सुनाने वाला हूँ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे ऑलरेडी काफ़ी सारे पॉडकास्ट अवेलेबल हैं, उसकी एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो उन्हें जा करके अपना जल्दी से रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम्स के लिए अब दिन काफ़ी कम बच गए हैं। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए शुरू करते हैं ईथर का एनसीईआरटी पॉडकास्ट। सबसे पहले देखेंगे ईथर का मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो पहला जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स से। अल्कोहल्स का डिहाइड्रेशन होता है इन प्रेजेंस ऑफ प्रोटिक एसिड्स। प्रोटिक एसिड्स कौन से हैं? जैसे कि H2SO4 हो गया, H3PO4 हो गया। तो इनकी प्रेजेंस में अल्कोहल्स का डिहाइड्रेशन होता है। यहाँ पर जो रिएक्शन का प्रोडक्ट बनेगा वो डिपेंड करेगा कि आपने रिएक्शन की कंडीशंस कैसे ली हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने इथेनॉल को डिहाइड्रेट कर दिया तो ईथीन बन जाएगा, अगर आपने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ 443 केल्विन का टेम्परेचर ले रखा है। लेकिन अगर आपने 413 केल्विन का टेम्परेचर लिया है तो वहाँ पर इथॉक्सी इथेन बनेगा और वही मेन प्रोडक्ट होगा। मतलब पूरा खेल टेम्परेचर का है। यहाँ पर जो फॉर्मेशन ऑफ ईथर होता है वो SN2 रिएक्शन से होता है, और इसमें होता क्या है, अटैक होता है अल्कोहल मॉलिक्यूल का प्रोटोनेटेड अल्कोहल पे। मतलब एक अल्कोहल दूसरे अल्कोहल पे अटैक करता है, एक अल्कोहल दूसरे प्रोटोनेटेड अल्कोहल पे अटैक करता है, और इस तरीके से ये रिएक्शन प्रोसीड करती है। एसिडिक डिहाइड्रेशन जो है अल्कोहल्स का, उससे एल्कीन जो बनती है, एसिडिक डिहाइड्रेशन से एल्कीन भी बनती है। डिपेंड करता है कि रिएक्शन कंडीशंस आपने कैसे ली है, तो वहाँ पर भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। ये मेथड जो है ये तो सुटेबल है प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स के लिए जिसमें प्राइमरी अल्काइल ग्रुप्स हैं, लेकिन जो सेकेंडरी और टर्शरी अल्काइल ग्रुप्स हैं उसके लिए ये मेथड सही नहीं है। एल्काइल ग्रुप जो है वो अनहिंडर्ड होना चाहिए, और जो टेम्परेचर है वो भी लो होना चाहिए। मतलब एल्काइल ग्रुप जो है उसमें कोई भी बल्कि ग्रुप का प्रेजेंस नहीं होनी चाहिए, और वो अनहिंडर्ड होना चाहिए, और टेम्परेचर आपको कम लेना पड़ेगा। नहीं तो क्या होगा, रिएक्शन जो है वो एल्कीन के फॉर्मेशन को फेवर कर देगी। यहाँ पर जो रिएक्शन हो रही है वो SN1 पाथवे को फॉलो करती है जब अल्कोहल सेकेंडरी या टर्शरी होगा। ठीक है, तो इसलिए डिहाइड्रेशन जो है सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल्स का वो अपने को करस्पॉन्डिंग ईथर्स नहीं देगा, और अगर अपन ईथर बनाने की कोशिश करेंगे तो अपन अनसक्सेसफुल हो जाएंगे, क्योंकि जो एलिमिनेशन होती है वो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन के ऊपर कंप्लीट कर जाती है, और एज ए रिजल्ट एल्कीन्स जो हैं वो आसानी से बन जाती हैं। दूसरा अपना मेथड है विलियमसन सिंथेसिस। तो विलियमसन सिंथेसिस जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि नेम रिएक्शन है, तो ये एक इंपॉर्टेंट लैब मेथड भी है जिससे अपन प्रिपरेशन कर सकते हैं सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल दोनों ही ईथर्स का। इस मेथड में एक एल्काइल हैलाइड जो है वो रिएक्ट करता है सोडियम एल्कोक्साइड के साथ। यहाँ पर जो भी ईथर्स होंगे वो आपके सेकेंडरी और टर्शरी एल्काइल ग्रुप्स वाले भी बन सकते हैं, यानी कि सब्स्टिट्यूटेड एल्काइल ग्रुप्स वाले भी ईथर्स बन सकते हैं इस मेथड से। इस रिएक्शन में भी SN2 अटैक होता है, और यहाँ पर जो एल्कोक्साइड आयन होता है वो आकर के प्राइमरी अल्काइल हैलाइड पर धावा बोलता है। अगर आपको बेटर रिजल्ट चाहिए, है ना, अगर आपको बेटर रिजल्ट चाहिए, अगर आपको सेकेंडरी और टर्शरी ईथर बनाना है तो आप एल्कोक्साइड को सेकेंडरी या टर्शरी ले लो। लेकिन अगर आपको बेटर रिजल्ट चाहिए, अच्छी यील्ड चाहिए, तो आपको एल्काइल हैलाइड तो प्राइमरी ही लेना है ना। बेटर रिजल्ट्स आर ऑब्टेन्ड इफ एल्काइल हैलाइड इज प्राइमरी। इन केस ऑफ सेकेंडरी एंड टर्शरी एल्काइल हैलाइड्स एलिमिनेशन कंप्लीट्स ओवर सब्स्टिट्यूशन। सेकेंडरी और टर्शरी एल्काइल हैलाइड्स के केस में क्या होता है, एलिमिनेशन जो है वो सब्स्टिट्यूशन के ऊपर भारी पड़ जाती है। अगर आपने टर्शरी एल्काइल हैलाइड को यूज कर लिया तो फिर जो एकमात्र रिएक्शन प्रोडक्ट बनेगा वो सिर्फ और सिर्फ एल्कीन होगी, और कोई भी ईथर आपको देखने को नहीं मिलेगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपने रिएक्शन कराई CH3ONA की विद CH3 का होल थ्राइस CBr, तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिवली 2-मिथाइल प्रोपीन ही देखने को मिलेगी। आपका जो ईथर है वो आपको नहीं मिल पाएगा। ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि जो एल्कोक्साइड्स होते हैं वो ना सिर्फ न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं बल्कि वो स्ट्रॉन्ग बेसेस भी होते हैं, तो वो एल्काइल हैलाइड्स के साथ रिएक्ट कर लेते हैं और उससे एलिमिनेशन रिएक्शंस हो जाती हैं। जो फिनॉल्स होते हैं वो भी इस मेथड से ईथर में कन्वर्ट किए जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए पहले फिनॉल को जो है तो फिनॉक्साइड मोइटी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी कि फिनॉक्साइड आयन में। और वो कैसे बनेगा मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। कोई भी बेंजीन या उसके डेरिवेटिव भी जब NaOH के साथ रिएक्शन करते हैं तो सोडियम फिनॉक्साइड जरूर बनता है, और वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है एज कम्पेयर टू फिनॉल। तो अपन जैसे ही एल्काइल हैलाइड के साथ यहाँ पर रिएक्शन करेंगे तो अपने को ईथर बन जाएगा। अब चलते हैं केमिकल रिएक्शंस में। तो पहली जो केमिकल रिएक्शन है वो है क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड, यानी कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड का क्लीवेज जो होता है ईथर्स में, उसकी वजह से जो रिएक्शंस होंगी वो देखते हैं अपन। तो जो ईथर्स जो हैं वो जितने भी अपने फंक्शनल ग्रुप्स हैं उनमें से बहुत कम जो रिएक्टिव ग्रुप्स होते हैं उनमें से एक है, यानी कि लीस्ट रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप्स है में से एक है। यहाँ पर जो कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड का क्लीवेज होता है वो ड्रास्टिक कंडीशंस में होता है, और उसके लिए आपको खूब सारा हाइड्रोजन हैलाइड्स भी लेना पड़ता है।
जो रिएक्शन होती है डाई अल्काइल ईथर की, उससे आपको दो एल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। यानी कि अगर आपने दो डाई अल्काइल ईथर को लिया और हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्शन कराइए तो आपको दो एल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल मिल जाएंगे। एल्काइल एराइल ईथर जो हैं वो क्लीव होते हैं एल्काइल ऑक्सीजन बॉन्ड में। मतलब क्या, जैसे मान लो आपने बेंजीन लिया है और उसके ऊपर OCH3 लगा, यानी कि एनिसोल है वो, ठीक है। तो यहाँ पर जो बॉन्ड टूटेगा वो कार्बन ऑफ बेंजीन और ऑक्सीजन के बीच में नहीं टूटेगा, बल्कि वो CH3 और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा। क्यों? क्योंकि जो एराइल ऑक्सीजन बॉन्ड होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, बिकॉज जो एराइल ग्रुप है उसमें जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज होता है ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर, तो वो ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है, इसलिए उसको तोड़ना मुश्किल है। तो रिएक्शन होगी तो इसमें मिलेगा क्या अपने को? इसमें अपने को फिनॉल मिलेगा और एल्काइल हैलाइड मिलेगा। कोई ऐसा ईथर ले लो जिसमें आप दो डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स हो, है ना, यानी कि अनसिमेट्रिकल ईथर हो, तो वो भी कुछ इसी तरीके से सेम मैनर में क्लीव करता है, ठीक है। यहाँ पर जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी होती है हाइड्रोजन हैलाइड्स की वो कुछ इस तरह होती है कि HI सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, देन HBr और फिर HCl। जो क्लीवेज है ईथर्स का वो कंसनट्रेटेड HI और HBr के साथ ही होता है और हाई टेम्परेचर में होता है। मैकेनिज्म थोड़ा सा समझते हैं कि क्या होती है इसमें मैकेनिज्म। ये जो रिएक्शन होती है ईथर की विद कंसनट्रेटेड HI, ये प्रोटोनेशन ऑफ ईथर के साथ स्टार्ट होती है, और ये रिएक्शन जो है ये HBr और HI के साथ ही होती है, क्योंकि ये रिएजेंट जो है ये सफिशिएंटली एसिडिक होते हैं, काफ़ी ज़्यादा एसिडिक होते हैं, और इन्हीं के साथ ये रिएक्शन होती है। ये पहला स्टेप होता है जहाँ पे ईथर का प्रोटोनेशन होता है। दूसरे स्टेप में जो आयोडीन है वो चूंकि एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है तो वो अटैक करता है लीस्ट सब्सटीट्यूटेड कार्बन पे, है ना। जो अपना ऑक्सोनियम आयन बना है पहले स्टेप में, उसके लीस्ट सब्सटीट्यूटेड कार्बन पर जा करके आयोडीन क्या करता है, अटैक करता है, और यहाँ पे डिस्प्लेस करता है एक अल्कोहल मॉलिक्यूल को SN2 मैकेनिज्म से। इस वजह से जब क्लीवेज होता है मिक्स्ड ईथर का दो डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स के साथ, तो अल्कोहल और अल्काइल आयोडाइड बनता है। डिपेंड करता है कि अल्काइल ग्रुप का नेचर कैसा है ना, उस पर डिपेंड करता है कि कौन क्या बनेगा। जब प्राइमरी या फिर सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे तो जो लोअर अल्काइल ग्रुप होगा वो ही अल्काइल आयोडाइड बनाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो आपने लिया है इथाइल मिथाइल ईथर, यानी कि CH3O, C2H5, तो यहाँ पर CH3I बनेगा और C2H5OH बनेगा, यानी कि मिथाइल आयोडाइड बनेगा और इथेनॉल बनेगा। ये 1 मोल ऑफ HI की बात थी। अगर आपको कुछ भी रिएक्शन में मेंशन नहीं किया तो आपको 1 मोल ही HI लेना है। अगर आपको दे दिया है कि HI एक्सेस में है तो फिर रिएक्शन जो होगी वो हाई टेम्परेचर पे होगी, और जो आपका पहले स्टेप में इथेनॉल बना था वो एक और मॉलिक्यूल ऑफ HI के साथ रिएक्ट करेगा और वो भी इथाइल आयोडाइड बना देगा। मतलब मिथाइल आयोडाइड तो बना ही था, अब इथाइल आयोडाइड भी बन जाएगा। जब एक अल्काइल ग्रुप टर्शरी ग्रुप हो, है ना, आपने कोई ईथर लिया है उसमें से कोई एक अल्काइल ग्रुप मान लीजिए टर्शरी ग्रुप है, तो हैलाइड जो बनेगा वो टर्शरी हैलाइड बनेगा, है ना। अभी तक अपन क्या देख रहे थे, हैलाइड प्राइमरी बन रहा था, लेकिन अगर आपने कोई ऐसा ईथर ले लिया जिसमें एक भी ग्रुप टर्शरी ग्रुप है, एक भी अल्काइल ग्रुप टर्शरी ग्रुप है, तो हैलाइड जो बनेगा वो टर्शरी हैलाइड बनेगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो स्टेप 2 होती है अपनी रिएक्शन की, उसमें जो डिपार्चर होता है लीविंग ग्रुप का, यानी कि CH3OH का, वो मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन का यहाँ पर फॉर्मेशन कर देता है, और ये जो रिएक्शन है ये SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करती है। एनिसोल के केस में अगर बात करें तो मिथाइल फिनाइल ऑक्सोनियम आयन जो है वो बनता है प्रोटोनेशन ऑफ ईथर से, और यहाँ पर जो बॉन्ड होता है ऑक्सीजन और CH3 के बीच में वो वीक होता है एज कम्पेयर टू बॉन्ड बिटवीन O(C6H5), जो कि मैंने आपको पहले बताया, क्योंकि जो कार्बन होता है फिनाइल ग्रुप का वो sp2 हाइब्रिडाइज होता है, और वहाँ पर एक पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है जिसकी वजह से उसको तोड़ना मुश्किल हो जाता है। इसलिए जो अटैक होता है I- आयन का वो ब्रेक करता है ऑक्सीजन और CH3 के बीच के बॉन्ड को, और CH3I यानी कि मिथाइल आयोडाइड बना लेता है, ठीक है। अभी जो फिनॉल्स हैं ये फर्दर रिएक्ट नहीं करते हैं। अपन ने क्या देखा था, वहाँ पे इथेनॉल ने तो रिएक्ट कर लिया, लेकिन फिनॉल्स जो है वो फर्दर रिएक्ट नहीं करते हैं हैलाइड देने को। क्यों? क्योंकि जो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन होता है फिनॉल का वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं कर सकता, और अगर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आगे वो करेगा नहीं तो हैलाइड बनेगा नहीं, तो ये कारण होता है। अगली रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो जो एल्कोक्सी ग्रुप होता है, यानी कि OR ग्रुप, कोई भी R हो सकता है, OCH3, OC2H5, ये तो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं, और ये एक्टिवेट करते हैं एरोमेटिक रिंग को टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, कुछ उसी तरीके से जैसा कि फिनॉल में देखने को मिला था। तो इसमें सबसे पहली रिएक्शन आती है हेलोजिनेशन। तो जो फिनाइल एल्काइल ईथर्स होते हैं वो यूजुअल हेलोजिनेशन करते हैं जैसा कि बेंजीन रिंग में होता था। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एनिसोल लो तो उसमें ब्रोमिनेशन होता है ब्रोमीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ इथेनोइक एसिड। यहाँ पर अपने को जो हेलोजिनेशन करना है वो बिना किसी एसिड, बिना किसी कैटलिस्ट के हो जाएगा। अपन ने देखा था कि पहले अपने को LCl3 लेना पड़ता था, FeCl3 लेना पड़ता था। यहाँ पर
FeBr3 का अगर एब्सेंस भी रहेगा तो उसके बिना भी काम चल जाएगा। यहाँ पर FeBr3 की कैटलिस्ट की तरह जरूरत नहीं पड़ती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक्टिवेशन हो जाता है बेंजीन रिंग का बाय मेथॉक्सी ग्रुप। मेथॉक्सी ग्रुप क्या करता है? बेंजीन रिंग का एक्टिवेशन कर देता है और यहाँ पर जो पैरा आइसोमर बनता है अगेन वही मेजर बनता है और यहाँ पर स्पेसिफाई किया है कि यहाँ पर 90% ईल्ड अपने को मिलती है। अगली रिएक्शन है फ्रिडल क्राफ्ट्स रिएक्शन। जो एनिसोल होता है वो भी फ्रिडल क्राफ्ट्स रिएक्शन दिखाता है, यानी कि जो एल्काइल एंड एसाइल ग्रुप्स हैं वो इंट्रोड्यूस हो जाते हैं ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन में जब अपन उसकी रिएक्शन कराते हैं एल्काइल हैलाइड एंड एसाइल हैलाइड रिस्पेक्टिवली। यहाँ पर आपको एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड की जरूरत पड़ती है जो कि एक लेविस एसिड है और कैटलिस्ट की तरह काम करता है। तो मतलब होता क्या है, एनिसोल है ना, उसकी आप CH3Cl के साथ रिएक्शन कराओगे इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 और CH2 तो आपको दो प्रोडक्ट मिलेंगे और यहाँ पे अगेन मेजर प्रोडक्ट जो है वो पैरा वाला मिलेगा। वहीं पे अगर आप CH3COCl की रिएक्शन करा दो इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 विद एनिसोल तो भी आपको दो प्रकार के प्रोडक्ट मिलेंगे, 2-मिथॉक्सी एसिटोफिनोन और 4-मिथॉक्सी एसिटोफिनोन और यहाँ पर भी 4-मिथॉक्सी एसिटोफिनोन जो है वही मेजर बनता है। क्यों मेजर बनते हैं पैरा वाले कंपाउंड्स? क्योंकि जो ऑर्थो वाला कंपाउंड होता है उसमें दो जो ग्रुप्स होते हैं है ना वो एक दूसरे को रिपल करते हैं क्योंकि वो पास पास होते हैं, लेकिन पैरा में क्या होता है जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं और वो एक दूसरे को उतना रिपल नहीं कर पाते या फिर रिपल्शन जीरो होता है। अगली रिएक्शन है नाइट्रेशन। तो एनिसोल जो है वो रिएक्ट करती है मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एंड नाइट्रिक एसिड के साथ और वो एक मिक्सचर बनाती है ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रो एनिसोल का। ठीक है, मतलब एनिसोल है वो क्या करती है H2SO4 और HNO3 के साथ रिएक्शन करती है कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड्स के साथ और दो प्रोडक्ट बनाती है। पहला है 2-नाइट्रोएनिसोल जो कि माइनर होता है और दूसरा है 4-नाइट्रोएनिसोल जो कि मेजर होता है। तो इस तरीके से अपना ईथर भी बहुत ही जल्दी 12 मिनट के अंदर खत्म हो चुका है। तो आई थिंक आपको ये रिवीजन में करने में मज़ा आ रहा होगा, पॉडकास्ट के थ्रू आपका रिवीजन जल्दी जल्दी हो रहा होगा और यही मैं भी चाहता हूँ। तो चलिए, आई होप आपकी मैं अच्छी तरीके से हेल्प कर पा रहा हूँ। अगर आप इतना कर पा रहे हैं तो आपसे मैं यही बोलूँगा कि प्लीज़ इसको शेयर करो, क्योंकि शेयर करना तो कोई बुरी बात नहीं है और पढ़ाई की बात शेयर करना तो बिल्कुल ही बुरी बात नहीं है। लाइक और सब्सक्राइब करना मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि अगर आपको अच्छा लग रहा है कंटेंट तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, लाइक कर देना अगर आपको पॉडकास्ट समझ में आया हो। अब मिलते हैं चलिए अगले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।